Hello students, this is lecture number first on the topic presentation of data. See, अपन ने statistics की दो stages समझ ली हैं, that is collection and organization. Now we will be starting with presentation of data. Okay? तो सबसे पहला चैप्टर जो बेटा आपके इसके अंदर है, that is chapter number 5. कौन सा चैप्टर है आपके इसके अंदर? इट इज चैप्टर नंबर 5. ओके, अब चैप्टर 5 में यहाँ पे अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल एज वेल एज टेबुलर प्रेजेंटेशन. देखो, डाटा को प्रेजेंट करने के ये दो फॉर्म भी हैं, और आगे जाके we will be seeing bar diagrams, we will be seeing pie diagrams, everything we will be seeing. Now here अगर मैं टेक्सचुअल की बात करूं तो बेटा अगर आज अपन न्यूज़पेपर उठाते हैं तो न्यूज़पेपर में कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है? न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में आ रही है. ओके, तो न्यूज़पेपर में जब भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म पे आ रही है, मतलब वो टेक्स्ट रीड करके अपन इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. जैसे आज अगर हेडलाइन पढ़ी मैंने न्यूज़पेपर में, टुडे आई रेड द हेडलाइन कि सपोज टेक द एग्जांपल कि अभी देयर इज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन यूपी बाय द फार्मर्स, और उसमें सपोज 10 पर्सन्स आर कॉन्विक्टेड एंड 10 पर्सन्स आर अरेस्टेड. तो क्या होगा इस केस में, बताओ मुझे. अपन ने वो पूरा पैराग्राफ रीड करा और उससे इंफॉर्मेशन गेन करी, तो डाटा किस फॉर्म में प्रेजेंट करिए मेरे फॉर्म में? डाटा कैसे? हेडलाइन के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में. कोई टेबल मेंशन है क्या? नो सर. ओके, अब देखो तुम्हारी बुक में यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है डेफिनेशन प्रेजेंटेशन की. द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस exhibition of data in such a clear and attractive manner that it is easily to understand and analyze. मतलब जब तुम डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो ये देखना है कि वो डाटा हमारे लिए इजी टू एनालाइज हो. ओके, सो दैट इज व्हाट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल बेटा नीचे दिया हुआ है. सपोज एग्जांपल में दिया हुआ है, इन अ स्ट्राइक call given by trade unions for shoemaking in city of Delhi, 50% of workers reported for the duty and only 2 out of 20 industry in city were totally closed. तो वो इंफॉर्मेशन अपन क्या कर रहे हैं, अपन इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को इंफॉर्मेशन मिली कि 50% जो इंडस्ट्री है वो चली, और उसमें से भी 20 इंडस्ट्री क्लोज रही और 2 इंडस्ट्री चली. सो ये इंफॉर्मेशन अपन क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये रीड करके आपको टेक्स्ट में आएगा. तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या सूटेबल है क्या, बताओ. क्या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज दिख रहे हैं आपको? यस सर, एडवांटेजेस तो हैं. क्या एडवांटेज है बताओ. सर उससे हम मतलब वो सिंपल वे रहता है समझने का. सिंपल हो जाता है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है. मेरे को पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा. पर यही अगर मैंने टेबल फॉर्म दे दिया होता तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाती, इजी. जैसे अगर मेरे को मार्क्स देने हैं तुम सबके, मान के चलो क्लास में 25 बच्चे हैं, अब 25 बच्चों के मैंने नाम अगर एक टेबल फॉर्म में दूंगा तो बेटर रहेगा कि टेक्स्ट फॉर्म में दूंगा तो बेटर रहेगा? सर टेबल. सो टेबल इज मोर प्रिफर्ड देन टेक्सचुअल, क्योंकि टेबल अपने को जल्दी कंक्लूजन दे देता है, टेक्सचुअल अपने को कंक्लूजन नहीं देता है. आई बात समझ में? यस सर. सो जी ड्रॉबैक यहाँ पे वही लिखा हुआ है. देखो अगर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ड्रॉबैक यहाँ पे लिखा हुआ है
A serious drawback of textual data is one has to go through the entire text. मतलब मुझे वो पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब आ जाते हैं अपन कौन से प्रेजेंटेशन पे। जो नेक्स्ट मिल रहा है वो कौन सा प्रेजेंटेशन है, बताओ? टेबुलर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। अब वर्ड से क्या समझ में आ रहा है बेटा? व्हाट डज द वर्ड सिग्निफाइज? सर टेबल। डाटा इज प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म। डाटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। तो जब अपन टेबल में डाटा प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। अब वो टेबल बनाने के लिए बेटा अपन सबसे पहले समझें व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। डाटा इज बीन प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। तो जब अपन डाटा टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आई हैव टू प्रेजेंट डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। तो जब टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले उनके कंपोनेंट्स को जान लो कि क्या कंपोनेंट्स हैं टेबल के। चलो पहला कंपोनेंट क्या दिख रहा है टेबल का, बताओ मुझे। सर टेबल नंबर। टेबल नंबर। जब भी अपन देखो, अपन अभी मैथ्स में पढ़ते हैं या अभी इकोनॉमिक्स या जो भी, तो वहां पे जब भी कोई टेबल आता है तो सबसे में टेबल नंबर होता है। ऐसा होता है ना, सपोज अगर 7 चैप्टर चल रहा है तो 7.1 लिखा होता है, टेबल 7.1। और दूसरा टेबल आ गया तो 7.2 टेबल आ जाता है, टेबल नंबर 7.2। तो एवरी टेबल हैज अ स्पेसिफिक टेबल नंबर, ठीक है। फिर सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा टेबल का? टाइटल। You will be mentioning what? Title of table. थर्ड कंपोनेंट क्या दिख रहा है आपको? सर हेड नोट। हेड नोट का मतलब क्या होता है बेटा? हेड नोट थोड़ा टाइटल को एक्सप्लेन कर लेता है कि टाइटल किससे रिलेटेड है। मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पे 11th बी मैंने टाइटल दे दिया। अब मैंने 11th बी तो टाइटल दे दिया, पर ये 11th बी के क्या है? तो नीचे मैंने हेड नोट में लिख दिया मार्क्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ये मेरा क्या बन गया? नीचे हेड नोट बन गया। टेबल का टाइटल मैंने 11 बी दे दिया। अब 11 बी किस काय के लिए 11 बी का डाटा दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ मार्क्स दे रहा हूँ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम के। फिर आ जाता है बेटा स्टब्स। स्टब्स का मतलब क्या होता है? देखो स्टब्स का मतलब होता है रो की हेडिंग्स। मतलब जब अपन रो और कॉलम बनाते हैं ना बेटा, तो जो रो की हेडिंग होती है उसको बोला जाता है स्टब। ओके, रो हेडिंग्स आर कंसीडर्ड एज स्टब्स। फिर अगर रो हेडिंग को स्टब बोलते हैं तो कॉलम हेडिंग को क्या बोलेंगे? कॉलम हेडिंग्स को बोला जाता है कैप्शन। क्या बोलते हैं कॉलम हेडिंग को? कैप्शन। कैप्शन। रो हेडिंग्स अगर स्टब्स हैं तो कॉलम हेडिंग कैप्शन। टेक फॉर द एग्जांपल, जैसे मैं अभी इसको रब कर लेता हूं। अब मैंने टेबल बनाया, अब जैसे ही टेबल बनाया तो यहाँ पे मेरी कोई रो हेडिंग्स आएंगी जो यहाँ पे दी होती हैं, और वहीं मेरी कॉलम हेडिंग्स भी ऊपर होंगी। तो कॉलम हेडिंग्स को मैं बोलूंगा कैप्शन, और वही रो हेडिंग्स को मैं बोलूंगा स्टब्स। फिर आ जाती है बेटा नेक्स्ट, दैट इज दी सिक्स्थ कंपोनेंट जिसको बोला जाता है बॉडी ऑफ टेबल। मतलब टेबल की पूरे कंटेंट। जैसे मैंने बोला कि मुझे मार्क्स देने बच्चों के, तो वो मार्क्स क्या हो जाएंगे? वो मार्क्स हो जाएंगे बॉडी ऑफ टेबल, दैट इज दी डाटा, कि क्या डाटा आप प्रेजेंट करना चाहते हो। फिर 7 कंपोनेंट क्या दिख रहा है बताओ मुझे? सर यूनिट ऑफ फुटनोट। मेजरमेंट। फुटनोट, फुटनोट, फुटनोट। चलो एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा, पर अभी यहाँ पे मेरे पास जो उसमें लिखा है फुटनोट, वो भी हो सकता है। अब चलो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी देख लेंगे। फुटनोट का मतलब क्या है? अब जैसे हेड नोट था वैसे ही फुटनोट। अभी तुम कभी कभार कभी बुक पढ़ते हो तो ऐसा होता है ना, स्टार लगा होता है किसी वर्ड के आगे, और फिर उस स्टार का मीनिंग नीचे दिया होता है कि भैया ये स्टार का मीनिंग ये है। या फिर कभी कभार ऐसा वन लिखा होता है वर्ड के आगे, और वन का जो मतलब उस वर्ड का मीनिंग होता है वो नीचे दिया होता है। इंग्लिश बुक में देखा है? अभी इंग्लिश बुक आपकी विस्टा और इसमें ऐसा ही दिया रहा है, देखा है कभी बेटा?
फुटनोट का मतलब Yes, sir. फुटनोट का मतलब अगर मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन देना है, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, पर मुझे यहाँ पे मैंने एक स्टार लिख के दे दिया कि और यहाँ पे मैंने समझाया कि ये जो 50 है वो उसके एक सब्जेक्ट के ही मार्क्स हैं। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देना है तो वो फुटनोट में आ जाता है बेटा। आया समझ में? यस सर। चलो फुटनोट के बाद जैसे अभी उसने बोला यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आप मेंशन करते हो कि भैया हम यूनिट किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, वेदर इन केजीज, वेदर इन लीटर्स, वेदर इन रुपीस, वेदर इन पैसास। सो व्हाटएवर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो आपको मेंशन करनी है। फिर उसके बाद लास्ट में बेटा जो आपका दिया होता है वो होता है सोर्स नोट। नाउ व्हाट इज सोर्स नोट? सोर्स नोट ये बताता है कि हमने ये जो टेबल बनाया है उसका डाटा मैंने कहां से कलेक्ट करा है। आर यू गेटिंग? मतलब जो भी मैंने टेबल बनाया है उसका डाटा मैंने कहां से कलेक्ट करा है उसके बारे में सोर्स नोट बताता है। आया समझ में? यस सर। ओके, सो ये हो गए टेबल के कंपोनेंट्स। अब एक बार पूरा टेबल समझा लेता हूं ताकि तुमको डायग्राम से समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी होगी बताओ? टेबल नंबर से, ठीक है डायग्राम में। फिर टेबल नंबर के बाद अपन क्या लेंगे उसका टाइटल। फिर टाइटल के बाद अपन को क्या देना पड़ेगा? हेड नोट। Head note. कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप स्पेसिफाई करना चाहो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर आ जाते हैं अपन स्टब और कॉलम पे। तो स्टब्स आर व्हाट? तो स्टब यहाँ पे बनाया तो स्टब्स क्या होती हैं बेटा? रो की हेडिंग्स। और कैप्शंस क्या होते हैं सर? कैप्शन? Column heading. कॉलम हेडिंग। C फॉर कैप्शन, C फॉर कॉलम, याद रखना। यहाँ पे स्टब्स के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, स्टब इज रो हेडिंग। फिर यहाँ पे बेटा जो भी टेबल आया, अब टेबल बना दिया अपन ने, उसकी बॉडी डाल दी, उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ टेबल। ठीक है। फिर देखो बेटा एक दिख रहा होगा सेल, सेल दिख रहा है उसमें डायग्राम के अंदर वर्ड में? यस सर। का मतलब क्या होता है? सेल इज अ इंटरएक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज। सेल में अपन डाटा फीड करते हैं। अपन ने एक्सेल करा है? किसी ने एक्सेल यूज करा है सर पे? यस सर। तो एक्सेल लैपटॉप में पे देखो किया। Yes, sir. ओके, तो वो सेल क्या करता है? वो सेल में हम डाटा फीड करते हैं। फिर देखो नीचे दिया हुआ है तुमको फुट नोट। फुट नोट में अगर मुझे कुछ स्पेसिफाई करना है, कुछ क्लियर करना है तो वो फुट नोट में आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है? सोर्स नोट। सोर्स नोट मतलब कहाँ से आपने ये डाटा कलेक्ट करा है। सपोज अगर मैंने कोई पेपर से डाटा कलेक्ट करा है तो न्यूज़पेपर का नाम दे दूंगा। सपोज कोई एजेंसी से कलेक्ट करा है तो उस एजेंसी का मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दूंगा। आया समझ में? यस सर। चलो देखो अब नेक्स्ट पेज पे तुमको फॉर्मेट और वो सब दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में 84 पे तुमको फॉर्मेट भी दिया हुआ है और एक्चुअल टेबल भी दिया हुआ है, दिख रहा है? सर 87। 84 मेरे में तो 84 है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे चेंज हो गया हो। तुमको फॉर्मेट ऑफ टेबल और एक्चुअल टेबल का एक टेबल बना हुआ है, दिख रहा है? ओके। Yes, sir. गाइडलाइंस के ऊपर है, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन के ऊपर वहां पे दिया यस हुआ सर। है। यस सर। सर 88 है। हाँ 88 तो शायद तक तुम्हारे यहाँ पेजेस बदल गए होंगे, यहाँ पे कुछ पेजेस ऊपर नीचे। अब आ जाते हैं टॉपिक ढूंढो, उसमें लिखा होगा गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन और टेबल, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके चलो अब अपन गाइडलाइंस पे फोकस हो जाते हैं कि अगर अपन टेबल बना रहे हैं तो हमारी क्या गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला, टाइटल जो है वो आप सही से सिलेक्ट करो। अगर टाइटल ही आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, आप बना मार्क्स पे रहे हो और आपने टाइटल दे दिया वे, तो गलत टाइटल दे दिया। तो टाइटल मस्ट बी एज पर दी स्टडी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटा।
मतलब जो भी आप टाइटल दे रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव की को फुलफिल करे। गेटिंग? मतलब जो भी आप यस दे रहे सर। हो वो टाइटल उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। सेकंड, कंपैरिजन। आप जब टेबल बना रहे हो तो याद करो कि ये कंपैरिजन में हेल्प करना चाहिए। हम टेबल बना इसलिए रहे ताकि हमको टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़े। हम टेबल बना इसलिए ताकि हम इजी कंपैरिजन कर सकें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स का पूरा टेबल बनाया, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं, तो जाके इट विल बी हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन। ठीक है। फिर थर्ड क्या बोला उन्होंने? स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम आइटम्स इन टेबल नीड टू बी स्पेसिफिक एम्फेसिस। मतलब कुछ आइटम्स पे आपको अगर एम्फसाइज करना है तो वो मेंशन अलग से करो। जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन एम्फसाइज करना है परसेंटेज पे, तो क्या होगा, मैं परसेंटेज को बोल्ड कर दूंगा कि भैया मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने ओवरऑल परसेंटेज बन रहे हैं बच्चों के। तो मैंने स्पेशल एम्फेसिस देके उस परसेंटेज वैल्यूज को क्या कर दिया, बोल्ड में लिख लिया। आया समझ में? तो वो अलग से यस सर। हाईलाइट हो जाएगा, उससे अलग से स्पेशल एम्फेसाइज हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ, द टेबल मस्ट बी ऑफ आइडियल साइज। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी साइज का बन जाए, 3-4 पन्नों का बना दो, नहीं। टेबल हमेशा आइडियल साइज का होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको देख के कुछ समझ सके। ओके। इट मस्ट बी हैविंग अ स्टब्स। देखो लिखा हुआ है ना स्टब्स, तो स्टब्स मतलब रो हेडिंग्स अच्छे से मिली भी होनी चाहिए। रो हेडिंग्स मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। अगर आप रो हेडिंग सही से स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? यस सर। Yes. ऑप्शंस बेटा उन्होंने बोला है यूज ऑफ जीरोस। देखो कभी तुमने बैलेंस शीट, अभी आ गए हो अकाउंटेंसी में, बैलेंस शीट पे आ गए हो तुम? नो शीट बनाना सीख लिया अभी अकाउंट्स में? अभी नहीं सीखा बैलेंस शीट बनाना? सर, ट्रायल बैलेंस सीख लिया। ट्रायल बैलेंस भी एक तरह का क्या है, टेबल ही तो है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर यूज ऑफ जीरो, मान के चलो बहुत सारे जीरोस हैं, 1 2 3 4, अब वो जीरो एक साथ नहीं आ रहे, तो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ऊपर रुपीज इन लैख। तो मेरे को अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर ही लिख लिया कि भैया लैख का अमाउंट है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कि भैया सपोज अगर 2 लाख है तो वो लैख तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। तो अल्टीमेटली जीरो का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब आप डाटा बना रहे हो तो यहाँ पे देखना यूज ऑफ जीरो जो आप कर रहे हो उसको आप सही से इंडिकेट करो। टेबल के ऊपर जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिख लिया, मैंने लिख लिया रुपीज में है, पर ये भी लिख लिया कि रुपीज किस में है, लाख में। तो ये 2 रुपए, ये 2 रुपए सिग्निफाई नहीं कर रहा है, ये 2 लाख सिग्निफाई कर रहा है। आया समझ में? यस सर। कमिंग टू 7, हेडिंग। हेडिंग मस्ट बी प्रॉपर। आप अगर सही से हेडिंग ही नहीं दोगे तो सामने वाले पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा। मैंने वही बोला कि मार्क्स की जगह आपने वेट लिख दिया, तो हेडिंग्स ऑफ ऑल, चाहे वो रो की हेडिंग हो चाहे वो कॉलम की हेडिंग हो, दे मस्ट ऑल बी प्रॉपर। फिर उसके बाद देखो एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है एब्रीवेशन का मतलब, बताओ? Short form. शॉर्ट फॉर्म। तो जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज कर रहे हो वो आप मेंशन करो। सपोज मैंने गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया GOVT, तो GOVT हर किसी को नहीं पता कि गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप अपने फुटनोट में मेंशन करो कि GOVT इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो जब भी आप टेबल बना रहे हो और उसमें आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो यू शुड बी मेंशनिंग दी शॉर्ट फॉर्म्स। क्लियर? ये हो गए 8 यस पॉइंट। 9 पॉइंट पे आ जाए तो 9 पॉइंट इज रिलेटेड टू फुटनोट। अब फुटनोट पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक्स्ट्रा नहीं दे दो। ऐसा नहीं कि फुटनोट लिखने के लिए आप पूरा पैराग्राफ लिख लो, नहीं।
जब भी आप फुटनोट लिखोगे तो वो सिंबल्स आइडेंटिफाई करता है कि भैया ये सिंबल इसका मीनिंग ये है, अगर यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग ये है, अगर यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग ये है. तो फुटनोट मस्ट बी वेरी यूनिक एंड इट विल शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, फिर उसके बाद यूनिट्स, जैसा स्वामी ने बोला यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी क्लियरली मेंशन. जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप हेक्टेयर यूज कर रहे हो, अगर आप केजी यूज कर रहे हो, अगर आप लीटर्स यूज कर रहे हो, whatever unit you are using that must be mentioned properly in the table. तो जाके मुझे समझ में आएगा कि भैया ये जो यूनिट है वो इसमें मेंशन आया. यस सर. चलो Yes, अब sir. पर ज्यादा नहीं करते हुए, बिकॉज देयर आर मेनी पॉइंट्स. आप इसमें से अगर 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है तो 6 पॉइंट कौन से भी डिस्कस कर सकते हो. मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आप कोई से भी 6 पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज सीबीएसई में अभी मैक्सिमम पॉइंट जो आता है वो 6 मार्क क्वेश्चन आता है. सो अदर पॉइंट्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो 10 तक थे, आई हैव डिस्कस. चलिए, so hope you are able to understand today's lecture. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for more videos on statistics and economics. Do like the video if you like the content. Thank you students.